गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नए खास मेहमान के साथ ढेरों बातों का सिलसिला लेके। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान है डॉक्टर दाऊद फारूकी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स में। बहुत शुक्रिया मुझे नर्चर लाइफ टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ करने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बात का। सर, इट्स एन ऑनर। मैं कुछ बातें हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहूंगी। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन दाऊद जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑक्सफोर्ड एविडेंस एंड इंटरवेंशंस, एक ऑक्सफोर्ड बेस्ड रिसर्च थिंक टैंक। दाऊद जी ने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करी और आज इंडिया का नाम सारी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बस अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ और आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया, बहुत शुक्रिया। तो दाऊद जी, मैं एक शेर के साथ, एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, उसके साथ हमारी बातों के सिलसिले को आगे तक ले जाना चाहूंगी। वो कुछ यूं है, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। बहुत तो इसी के साथ हम अपनी बातों का सिलसिला कायम करते हैं। हमारा पहला सवाल कुछ यूं है, शुरुआती दौर, बचपन के दिन, अपने शहर के बारे में कुछ बताइए। उस दौर का कोई हिस्सा, उस दौर का कोई किस्सा जिसमें जिसने आप पे बहुत गहरी छाप छोड़ी हो, उसके बारे में भी कुछ बताइए। मैं जो हूँ, मेरी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश के, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के एक एंशियंट एंड डस्टी टाउन में हुई थी। उसका नाम शमशाबाद है। ये फर्रुखाबाद के इलाके में है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है लोगों की और बहुत पुराने तौर तरीक़ों के साथ लोग वहाँ पर बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। तो उसी के दरमियान मैं वहाँ पर पला बढ़ा और मेरी जो फैमिली थी वहाँ पर, वो शायद कुछ काफ़ी सालों से, सदियों से है वहाँ पर, क्योंकि ये काजी फैमिली कहलाती थी। अब चूंकि काजी यानी जो टाउन मजिस्ट्रेट हैं, अब ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह हमारा जुडिशरी सिस्टम है डेमोक्रेसी का, लेकिन उससे पहले टाउन मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और वक़ार हुआ करता था और उनकी एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस इंटरेक्शन होता था। और तो इसी ऑरा में मैंने भी अपनी परवरिश पाई। मेरे वालिद जो थे बाद में वहाँ के चेयरमैन भी हो गए थे, तो लेकिन वो काजी नहीं थे बाई पोस्ट, तो लिहाजा लेकिन काजी फैमिलीज का एक सिग्नेचर बिहेवियर होता है और वो उनकी जनरेशंस में नुमाया होता है। उमूमन वो ये है कि द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ जस्टिस, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, morals and immorals and understanding of morals and its impact। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि controlling of actions, controlling of behavior, so that you can establish your social identity as a good ideal person। क्योंकि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं एक अच्छे बिहेवियर की और अच्छे मिजाज की और जस्टिस की, लिहाजा ये एक इनग्रेन हो जाता है फैमिलीज के अंदर और मिजाज के अंदर। तो उसी सब में मेरी परवरिश हुई और एक अनटोल्ड स्ट्रिक्टनेस थी। अनटोल्ड इन द सेंस के वो एक माहौल था जहाँ पर सख्ती मौजूद, जिसको हम आज सख्ती कह सकते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो उस सारे पर्सपेक्टिव में मेरी परवरिश हुई। क्या बात है, बहुत खूब। जी, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन जैसा कि मैंने आपकी पिछली टॉक्स भी देखी, जैसा तो मैंने देखा कि बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्ट्रगल की स्टोरीज हैं। तो अभी जो मैंने बताया कि हमारे साथ भी स्ट्रगल्स हुई, शुरुआत से ही स्ट्रगल हुई, और लेकिन ये स्ट्रगल जो थी वो
थोड़ी अलग थी। यानी कि हम लोग बहुत वेल ऑफ, बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं थे, लेकिन एक एक डिसेंट लाइफ जीने की हैसियत रखते थे। तो पॉवर्टी वाली डिफ़िकल्टी नहीं थी, जो कि उमूमन हुआ करती है अचीवर्स के लिए। लेकिन सर्कमस्टेंशियल डिफ़िकल्टीज और बैरियर्स बहुत ज़्यादा सामने आए। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरी जो एजुकेशन थी वो शुरुआत में वहीं गवर्नमेंट स्कूल में हुई, और उसकी वजह ये रही कि मेरे वालिद जो थे वो, जो कि मुझे जो है 5वीं क्लास के बाद उनका शायद इरादा था कि मैं किसी स्कूल में जाऊंगा मसूरी में, जिसको उन्होंने स्पॉट किया हुआ था। और लेकिन उससे पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और उसकी वजह से उनको पैरालिसिस भी हो गया, एंड ही लॉस्ट हिज वॉइस एंड ही लॉस्ट हिज मेमोरी पार्शली। तो इट वाज ए बिग शॉक टू द फैमिली। और हम लोगों की, मेरी एजुकेशन की तरफ किसी का खास ख्याल नहीं रहा, क्योंकि सब लोग उनकी तरफ रहे। तो मेरी जो जूनियर हाई स्कूल की एजुकेशन थी वो फिर वहीं शमशाबाद में करनी पड़ी। और तो जैसा कि हमने एक पिछले इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो भी एक जूनियर हाई स्कूल में जाते थे, तो अपनी बोरी साथ लेकर जाते थे। तो कैसर खालिद साथ, साहब बिल्कुल टाट पट्टी जी स्कूल में पढ़ते थे, जी जी जी। एंड आज तो वो एक सेलिब्रिटी आईपीएस ऑफिसर है। बिल्कुल। माशाल्लाह जी। तो वही मेरे साथ भी हुआ। 3 साल मैंने भी उसी तरह के स्कूल में पढ़ाई की, और बस वो वक्त गुजारा जो भी हुआ है। और उसके बाद फिर दाऊद वहीं साहब, पर, मैं इस बात को एक बहुत खूबसूरत सी बात के साथ जोड़ के कंक्लूड करना चाहूंगी। बात ये हुई कि आपने बताया कि आपके अब्बू का ख्वाब था कि आपको आला से आला तालीम देना। जी शायद उस ख्वाब को पूरा करते करते आज आप ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े और आप आज इतना बड़ा एक थिंक टैंक चला रहे हैं। और आज बस शायद आपने जब वो अपने अब्बू का ख्वाब पूरा कर दिया है, उस वक्त शायद वो मुकम्मल ना हो पाया कि आप सरकारी स्कूल गए, हल्के हल्के अपनी सीढ़ियां चढ़ते गए, स्ट्रगल बहुत थी, लेकिन आपको जो ख्वाब बचपन से दिखाया गया आपने उसको मुकम्मल कर दिखाया। बहुत ही आला बात है ये, बहुत जी खूबसूरत बात है ये। जी, इसके लिए मैं सारा क्रेडिट अपनी वालदा को देना चाहता हूँ, वालदा को मदर ने। देना चाहते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उन्होंने, हालांकि आपको पता है कि ट्रेडिशनल फैमिलीज में किस तरह से औरतें जो हैं वो घरों के अंदर ही से सब कुछ ऑपरेट करती हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की हम लोगों को गाइड करने की। उनको दुनिया के जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका, उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके पास एक हमें जो देने के लिए था वो बहुत अच्छी चीज थी, वो फिलोसफिकल गाइडेंस थी। यानी कि उनके पास थॉट बहुत अच्छे थे। वो हमें एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जीने के लिए मोटिवेट कर पाई। ये उनकी भी कामयाबी है, और उनकी बात पर चलकर मुझे भी लगा कि मैं कामयाब हुआ हूँ। तो उन्होंने लगातार मुझे जो है वो गाइड किया। आज भी मैं हौसला उनसे दिया, गाइड, गाइड जी, किया, बिल्कुल। हौसला दिया, और सही वक्त पर सही मशवरा दिया। और मैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि आप काजी खानदान से हैं, तो शहर काजी की फैमिली से आपका तारुफ है, तो आपने जुडिशरी को पेशा क्यों नहीं चुना? देखिए, जुडिशरी को पेशा ना चुनने की दो वजहें रहीं। एक तो ये है कि मुझसे मुझसे जो बड़े भाई हैं वो खुद लॉ पढ़ रहे थे, और मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ अलग करूं। क्यों, ऐसा क्यों था? एक तलवार, एक मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वो वाली बात चल रही थी क्या? बस ये मेरी अपनी टेंडेंसी थी, और एक एक फोर्स ये भी था कि आ, मुझे साइकोलॉजी पढ़ने की ज़्यादा ख्वाहिश थी। मैंने अपने, हमारे यहाँ पर देखिए, मेरे साथ जो एक एक पॉजिटिव पॉइंट रहा वो ये रहा कि हमारी फैमिली में रीडिंग की हैबिट ठीक ठाक थी। लाइक हमारे पास पढ़ाई करने, खुद की सेल्फ स्टडी करने के मौके बहुत थे, रिसोर्सेज थे वालिद के दिए हुए, तो हम पढ़ते थे और शौक था। असल बात ये थी कि मैं पढ़ते वक्त जो था, ये मेरा टेम्परामेंट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। तो इस बीच नॉवेल भी पढ़ लिया करता था, थ्रिलर्स भी पढ़ लिया करता था, और काफ़ी अर्ली पढ़ना शुरू कर दिया ये सब।
तो उसमें कई जगह मैंने नोट किया कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की नॉलेज रखने वाले लोग बड़े ही प्रासरार होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, और वो बड़े ही पेचीदा मुश्किलों को बड़े आसानी से सुलझा देते हैं, काइंड ऑफ। तो मेरे अंदर जो है ये शौक जागा, और फिर कहीं कहीं पे एग्जैजरेट भी किया गया कि किसी की शक्ल देखते ही उसके दिल का हाल बता देते हैं। तो तो इन चीज़ों ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि मैं साइकोलॉजी पढूं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से जब निकलूंगा तो साइकोलॉजी पढ़ने ही जाऊंगा, और शायद कुछ मैं भी कुछ वैसा ही इब्ने सफ़ी के इमरान जैसा बन जाऊंगा जो कि बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। तो क्या आप इब्ने सफ़ी के इमरान बन पाए? नहीं, आप मान देखिए, गए कि मैं बन गया हूँ। साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की तो पता चला कि वो ख्याल तो गलत था, और ऐसा कुछ आप नहीं फंस होता। गए फिर तो। जी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई किसी की शक्ल देख के उसके दिल का हाल बता दे। अपने दिल का हाल नहीं बता सकता है कोई साइकोलॉजी पढ़ने वाला, तो दूसरों के बारे में बताना तो ज़रा मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, एक दूसरा बेनिफिट हुआ, वो ये कि अब जो दूसरे थे जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे, उन पर बड़ा रौब था कि मैं उनके दिल का हाल जानता हूँ। उन पर ये खौफ था। अक्सर पूछते, अरे भाई आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप तो चेहरा देख के बता देंगे कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, और हम अंदर ही अंदर अपने ऊपर हंस भी रहे हैं और करें हाँ ऐसा सच है, हम बता सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बेनिफिट था कि दूसरों पर एक झूठा रोब पड़ा हुआ था कि हाँ साइकोलॉजी पढ़कर जो है। बहरहाल ये बचपन की बातें हैं, यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों की बातें हैं। तो लेकिन कुछ बुनियादी बातें भी हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हम यूनिवर्सिटी पे आ गए। दो एक वाकयात, जैसे आपने कहा ना वाकयात की बात, तो दो एक वाकयात हैं। जैसे कि जब मैं पहली या दूसरी क्लास में था तो मेरे वालिद साहब मुझको जो है हमसाबाद में जब हम रहते तो वहाँ पर एक बहुत ही काबिल इंसान थे, पंडित राम प्रसाद अवस्थी। और वो वालिद साहब के बहुत ही अच्छे दोस्तों में थे, क्योंकि अवस्थी साहब भी ही वॉज ए वेल रीड पर्सन, और वो जो थे ब्रह्मचारी भी थे। उन्होंने मल्टी रिलीजियस स्टडीज़ की हुई थी, यानी कि गीता के अलावा और वेदों के अलावा उन्होंने कुरान और बाइबल, इन चीज़ों की भी उनको बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब ये देखिए, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 80s की शुरुआती बात है, पहली या दूसरे क्लास में था, और मेरे वालिद डिलिबरेटली मुझको वहाँ ले गए उनसे मिलवाने के लिए। तो मैं काफ़ी सालों के बाद ये समझ पाया कि इसका मकसद क्या था। तो जब मैं वहाँ जा रहा था, घुस रहा था उनके दरवाजे पर, तो मैंने देखा कि थोड़े से प्लम्प हैं, और दाढ़ी है वाइट, और उनके बड़े बाल थे जिनको जटाएं भी कहते हैं, तो वो उन्होंने गांठें लगा रखी थी उसमें, और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, और ऊपर कुछ नहीं पहना था, और जनेऊ पड़ा हुआ था, और एक गद्दी पर बैठे हुए थे फर्श पर। तो दूर से बोले, आइए छोटे काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने तो मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर है मैं छोटा था तो मैं अपना रिस्पांस तय नहीं कर पाया कि मैं क्या करूं। तो बहरहाल वो मेरी मुश्किल को समझ गए, बुलाया, अंदर बिठाया, बातचीत करते रहे। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो मुझे याद नहीं है। कुछ उन्होंने गिफ्ट भी दिए थे, मुझे याद है, एक डायरी थी, एक पेन था, एक नमकीन का पैकेट। बहरहाल तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैंने आपको सलाम क्यों किया, ये बताइए। तो आई वॉज टू यंग टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस। तो मैंने गर्दन हिलाई कि मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि सलाम या किसी भी मजहब में सैल्यूटेशन जो है वो दूसरों को खुशी पहुंचाने के लिए होता है, और इसके लिए हम सबसे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने वाले को सुकून और खुशी पहुंचाए। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा फेमिलियर है वो सलाम लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बात कही। तो जी, उस वक्त मेरे लिए ये बात जो थी बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं गई, लेकिन मुझे याद रही। फिर जब मैं अलीगढ़ में पढ़ने लगा तो हमारे एक दोस्त हैं राजीव कुमार राणा, उनके घर जॉइंट स्टडीज़ के लिए जाना हुआ। ग्रेजुएशन में था मैं,
तो जब मैं वहाँ गया तो उनके फादर बैठे हुए, तो मेरे मुंह से निकला अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, बट ही वाज कंफ्यूज एंड ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या कहें। तब मुझे अवस्थी जी का बरसों पुराना बताया हुआ वो वाकया याद आया कि बात वो कहिए, जो सैल्यूटेशन वो यूज कीजिए जो दूसरों के दिल को सुकून पहुंचाए और उनको आसानी पहुंचाए। तो मेरे लिए यहाँ पर नमस्ते, नमस्कार, इस टाइप की चीज जो थी वो ज्यादा सुटेबल थी। तब से मुझे जहन में आया। उसके बाद यही डिस्कशन मेरा हुआ जब मैं ऑक्सफोर्ड से आया अपने थिंक टैंक वाले काम से। तो मेरी मुलाकात हुई प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे एनसी वाजपेयी जी। तो मैंने उनको बताया, बोले फारूकी साहब अब तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है, हर कोई इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने लगा है। तो बहरहाल खैर मैं ये बात सुनकर डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन इस तरह की जो लर्निंग है वो बड़ी मेरे लिए यूजफुल थी। और अवस्थी साहब की जो नॉलेज थी, ही वाज लाइक फेमस अराउंड द स्टेट आई थिंक एट द टाइम, तो फॉर हिज नॉलेज। तो मुझे लगता है कि हम अगर उनसे और ज़्यादा सीख पाते, और ऐसा जेम जो था वो शम्स, जी जी जी, और ये जेम जो था वो शमशाबाद में मौजूद था मेरे होम टाउन में। बहरहाल तो ये रहा। अब आपने अलीगढ़ का जिक्र छेड़ दिया है तो दाऊ जी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका अलीगढ़ का सफर कैसा रहा, क्योंकि उसके बाद फिर आप ऑक्सफोर्ड चले गए। तो जी अलीगढ़ के अंदर जब थे, अलीगढ़ में थे, यूनिवर्सिटी में जब थे, तो कौन सी रोचक बातें हुई, क्या नयापन देखा, क्या जर्नी जी वहां पे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अलीगढ़ का मेरा जो सफ़र है या वक्त जो गुजरा है मेरा, वो दो फेज़ का था। एक तो स्टूडेंट का और एक टीचर का फेज़, क्योंकि मेरी जो जैसे स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई मैंने वहाँ टीचिंग भी शुरू कर दी थी। ये मेरा ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैंने वहाँ पढ़ाया भी है। तो देखिए, स्टूडेंट लाइफ में अलीगढ़ के हर स्टूडेंट का जो उसकी स्टूडेंट का जब पीरियड ख़त्म होता है स्टूडेंट लाइफ का, तो एक ही रिएक्शन होता है, रिग्रेट, कि थोड़ा और पढ़ लेते। क्योंकि अलीगढ़ में आने के बाद जो है अलीगढ़ में आने के बाद जो है वो जो जो प्रायोरिटी है वो है दोस्ती, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, वक्त बर्बाद करना। और यहाँ पर ढाबों पर बैठकर चाय बहुत पी जाती है, और यूनियन की पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं लोग, और इससे कोई नहीं बच पाता है। तो और बाद में ख्याल आता है जब हम लोग अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, डिग्री मिल जाती है, और एग्ज़ाम की एक रात पहले पढ़ाई करके और किसी तरह पास होकर सब लोग जो हैं वो सुरखरू होके सामने आते हैं। तो बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे थोड़ा पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वही मेरे साथ हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। लेकिन बस ये है कि ये चीज़ मेरे साथ मास्टर्स तक रही। और जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट स्टेज थी, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेने का जो मेरा इरादा बना वो एक टीचर की वजह से बना। मैं पहले से पीएचडी में नहीं आना चाहता था, लेकिन हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थी जिनके सुपरविज़न में मैंने अपनी पीएचडी की। उनका नाम प्रोफेसर हमीदा अहमद। उनका शी इज़ नो मोर, लेकिन बहुत ही काबिल और बहुत ही सलीक़े की खातून थी वो। और जब मैंने उनको मास्टर्स के फाइनल में जब मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो तजुर्बा और तरबियत मैं अपने फादर से नहीं ले सका, क्योंकि जब वक्त था तो वो डिसेबल हो गए थे, शायद मैं इनसे सीख सकता हूँ बहुत कुछ। तो मैंने ये चीज़ एक्सप्रेस भी की कि मैं जो हूँ आपके आई वांट टू स्टडी अंडर योर फीट, और आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, पढ़ाई के अलावा भी। तो खैर शी एक्सेप्टेड मी एज हर पीएचडी स्टूडेंट। तो उनके अंदर कंपैशन, चैरिटी और जो पॉपुलर इश्यूज हैं ह्यूमैनिटी के,
उनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी और उसका डेलिब्रेशन भी बहुत क्लियर था, एग्जीक्यूशन को भी वो अच्छी तरह जानती थी। और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरे अंदर मौजूद थी लेकिन मैं उन चीजों को पहचान नहीं पा रहा था, जैसे कि सेंस ऑफ कंपैशन एंड अल्ट्रुइज्म एंड प्रो सोशल बिहेवियर। ये सब चीजें शायद मेरे अंदर मौजूद थी और मैं उन चीज़ों को कार्व नहीं कर पा रहा था, उनको कैपिटलाइज भी नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने ये चीज़ें पहचानी और मुझे मौका दिया। तो उन्होंने मुझसे पहली शर्त ये रखी कि अगर तुम मेरे अंडर में पीएचडी करोगे तो कोई कन्वेंशनल वर्क नहीं करोगे, बल्कि कोई ऐसा काम करोगे जो सोसाइटी में लोगों के काम आए और जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद सेक्शन है सोसाइटी के उसको कंट्रीब्यूट करे। तो मैंने कहा कि यही मेरा भी मकसद है, बस ये है कि मैं अपने डायरेक्शन को पहचान नहीं पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट माई ओन फीलिंग इन टू प्रैक्टिस विद योर हेल्प। तो उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में जिसको चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। उससे पहले मुझे इससे वाकफियत नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा, फिर रिसर्च भी करना शुरू की, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा ताकि मेरे काम से, कोशिशों से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। तो उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि अब्यूज़ तो फैमिलीज़ में भी होता है, रिच फैमिलीज़ में भी होता है, और जो इन्फॉर्म्ड हैं, एजुकेटेड है, उनमें भी होता है। लेकिन अगर आप ऐसी पॉपुलेशन को चुने जो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, डिप्राइव्ड है और नेग्लेक्टेड है, बल्कि ये वो पॉपुलेशन है जिसको लोग ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, वह है चाइल्ड लेबर की पॉपुलेशन। ये वो बच्चे हैं जो वो सिर्फ इसलिए काम पर जाते हैं क्योंकि दे आर लाइक शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द फैमिलीज। तो और ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। तो इनके अब्यूज पर काम करो तो बात बनेगी। वैसे तो अब्यूज को लेकर बहुत से लोग बात करते हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ये एक तरह का फैशन भी है कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक पकड़ा जाए जिससे न्यूज में आपकी आ इन सके। बातों से मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, मैं जी इंटरप्ट करिए जी आपसे जी चाहूंगी जी जी। कि जो आपकी मेंटोर थी, जो आपकी गुरु थी, उन्होंने आपको बच्चों के ऊपर ही, चाइल्ड अब्यूज पे ही क्यों आपको एक दिशा दिखाई कि इसमें ही काम करो? उन्होंने आपने हमेशा बोला कि मुझ में वो चीजें थी लेकिन मैं मतलब अपने आप को खुद को ढूंढ रहा था, अंदर से पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो क्या उन्होंने आपके बच्चे को, आपके अंदर के बच्चे को देख के ये बात आपको गाइड करी कि तुम बच्चों को हील करो, एंड दैट वे यू विल आल्सो फील हैप्पीनेस इन योर लाइफ? क्या कुछ ऐसा हुआ था? शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बारे में क्लियर नहीं हूँ। लेकिन एक और फैक्टर था जिसको जी उन्होंने एक्सप्लोर किया था, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जी कि मैं जिस फैमिली से आया वहाँ पर मोरल्स एंड वैल्यूज को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियरली पहचान ली मेरे अंदर। हम्म, तो उन्होंने जो है मुझसे जो बात, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि पीएचडी वाली बात है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं वो बच्चों की अब्यूज को तो स्टडी करें, लेकिन ये भी देखें कि बच्चों के अंदर जो मोरलिटीज हैं, मोरल डेवलपमेंट है, उस पर क्या उसका असर पड़ रहा है। मैंने वहां से जब जानकारी हासिल की, थियरीज को पढ़ा, उनसे सुना, तो पता ही चला कि मोरालिटी जो है वो कोई लर्नेड बिहेवियर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो सिखाई जाती हो। हम्म, बहुत से लोग नहीं जानते हैं मोरालिटी जो है, मोरल ग्रोथ जो है बच्चे की, वो एज और स्टेजेस के साथ रिवील होती है। अलग अलग स्टेजेस में उसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। और 3 साल से 4 साल के बच्चे की मोरालिटी जैसे कि नाइव हिडोनिज्म की शक्ल में होती है कि भाई अगर आपने ये गलत काम किया तो अल्लाह आपको सजा देगा, काइंड ऑफ, या अल्लाह नाराज हो जाएंगे या गॉड नाराज हो जाएंगे। ये चीजें रिवील होते होते फिर अलग अलग मैच्योर स्टेजेस में जाती हैं। और मोरालिटी
का अपना एक प्रोसेस है। जिस तरह से बच्चे 1 साल के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं, 1 साल के होते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं। तो वॉक करने वाले बच्चे को अगर आप ट्रेनिंग दें तो भी वो 1 साल की एज में ही वॉक करेगा। चाहे आप उसको सिखाएं कि 6 महीने की एज से अगर आप उसको सिखाना शुरू कर दें तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो वॉक करेगा अपनी टाइम से, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसको सीखा नहीं जाता है। इसी तरह से मोरालिटी जो है वो नेचुरल फिनोमिना है। तो उन्होंने ही कहा कि भाई जब ये नेचुरल फिनोमिना है तो उन बच्चों में भी मोरल्स होंगे जो बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके सामने तरह तरह के लालच भी हैं, उनके सामने प्रेशर्स भी हैं, डिप्रीवेशन का भी शिकार हैं। तो उनके मोरल्स भी अपने आप में एक डायनेमिक स्टेटस रखते होंगे। तो ये पता करो कि जो जब वो अब्यूज का शिकार होते हैं तो उनके मोरल्स पे क्या फर्क पड़ता है, उस प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ता है, क्या ये जो लेटरल एंट्री है अब्यूज की वो उसका क्या हाल करती है, जो उनकी वैल्यूज हैं वो मोरल्स हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो पहचाना मेरे अंदर वो ये था कि मेरे अंदर जो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड की जो सेंसिटिविटी थी उसको उन्होंने एक शेप दी और उसको बताया कि ये जो है इसके लिए बाकायदा थेरीज हैं, एक प्रोसेस है और साइकोलॉजी में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी पीएचडी ने एक शेप ली और फिर ये मेरा पैशन बन गया फिर। और मैंने करीब 5 साल तक एज ए रिसर्चर इस पे काम करता रहा। 4.5 साल मुझे पीएचडी करने में लगे। और जब मैंने एज ए टीचर यहाँ ज्वाइन कर लिया तब भी मैं उस काम को करता रहा। फिर मुझे मौके मिले और मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 2 एक प्रेजेंटेशंस और पॉलिसी कंसल्टेशंस का मौका मिला। मैं वहाँ गया, बातचीत की तो और अपनी नॉलेज को बढ़ाया। और मैं आपके ऑक्सफोर्ड जाने के सफर से पहले आपसे एक दो सवाल और करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी पीएचडी की रिसर्च थीसिस के बारे में बात करी। You are an active voice on child abuse. Being a psychologist, what do you think why number is not decreasing despite the increased rate of education? आज तालीम बढ़ रही है लेकिन नंबर्स घट ही रहे हैं, तो आपकी क्या राय है उस पर? देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं और कुछ समाजी बातें हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं। समाजी बात पहली ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो टारगेटेड एजुकेशन है। हमारी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के उमूमन, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ, सिलेक्टेड फ्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि हम ये कोर्स करेंगे और इससे हमें फलां जॉब मिल जाएगी। आप देखिए बहुत सारे प्रोफेशंस में लोग हैं, मुझे लगता है कि अब मैं उन प्रोफेशंस में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि उन्होंने जो जॉब शुरू की है, काम शुरू किया है, वो किसी न किसी डिग्री को लेने के बाद भी किया है, लेकिन फिर भी देखने से लगता है कि दे स्टिल नीड एजुकेशन। तो अगर हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन हासिल करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग चाइल्ड अब्यूज उस पर असर पड़ेगा। अच्छा, अब चाइल्ड अब्यूज का अपना फॉर्म है। चाइल्ड अब्यूज एक इंटरजनरेशनल फिनोमिना है, यानी कि ये एक सीरीज की तरह चलती रहती है, साइकिल इसका चलता रहता है। यानी जो अब्यूज है वो साइकोलॉजिकली प्रोग्राम हो जाता है कि वो बड़ा होगा या वो पावरफुल स्टेटस हासिल करेगा तो वो भी किसी को अब्यूज करेगा। और फिर जब जी और जब वो अब्यूज्ड फिर वो किसी को अब्यूज करेगा, तो अब्यूज गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है। एंड हाउ, अच्छा अब ये बात आ गई, अब हमारे पास अब यहाँ पर हम एजुकेशन की तरफ दोबारा जाएं। हमारे पास वो सेंसिटिविटी नहीं है कि आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से इंटरवेंशंस हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके इस विशेष साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस पर अभी तक कोई सीरियसली काम नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेंडेंसी है, वी टेंड टू स्वीप द इशू अंडर कार्पेट। हम इस चीज को फेस नहीं करना चाहते हैं। कितने केसेस हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्टिंग होती है, और अगर रिपोर्टिंग हो जाती है
तो फिर उन पर जो एक्शन होता है वो क्या होता है। मैंने अक्सर सुना है कि अगर कोई बच्चा है वो अब्यूज को रिपोर्ट करता है या उसके कोई रिलेटिव्स रिपोर्ट करते हैं, तो जो लीगल प्रोसीजर है उसको फेस करना ही उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लीगल प्रोसीजर उसको किसी तरह से उसकी मुश्किलों को कम नहीं करता है, बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बढ़ा देता है। अक्सर ऐसा देखा गया है। तो बात बात सेंसिटिविटी की है। अगेन एजुकेशन जो है वो इस चीज़ में मदद नहीं कर रही कि हम इस इशू को फेस करें, समझें, रियलाइज करें। और उसके बाद देखिए, आई डोंट वांट टू टॉक लाइक फ्यूरियस एक्टिविस्ट, लेकिन मैं जो हूँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक कोई भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एक आम आदमी हो, वो भी स्टेक होल्डर है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का। उनको जो है प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको, मुझे लगता है सोसाइटी में इस बात पे खुल के बात होना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि जी इनसाइड द कार्पेट एक आदत है कि दबा देना, जी कचरे को बस ढक देना कार्पेट से, इट्स रॉन्ग। मुझे जी लगता है जी जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे, पड़ोसियों के घरों की बच्चों की बात नहीं करेंगे, अपने घरों के बच्चों की बात नहीं करेंगे, उनके बिहेवियरल चेंज को पकड़ेंगे नहीं, जी तब जी तक बदलाव नहीं आ सकता। अपने घरों से ही इंसान को शुरुआत करनी पड़ेगी, कचरे को साफ करने की, गंदगी को साफ करने की। बिल्कुल जो फूल है, जिनको धूप चाहिए है, जिनको पानी चाहिए है, आप उनको कुचल रहे हो, गलत है। तो इट्स अ बिल्कुल वेरी बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेकिन साहू जी, मैं सही कहा आपसे आपने। और अहम सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपने अपनी अलीगढ़ की जर्नी के बारे में बताया जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। आप अलीगढ़ से पढ़ने के बाद, वहां से पीएचडी खत्म करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आप ऑक्सफोर्ड गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने का ख्वाब दुनिया में कई लोगों का होता है, लेकिन आप उनमें से हैं जिसने ये ख्वाब पूरा कर दिखाया। ऑक्सफोर्ड का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, ऑक्सफोर्ड का सफर अगर आप इमेजिन करें तो सबका जवाब एक ही होगा, बहुत खूबसूरत रहा। खूबसूरत। लेकिन मैं आपको कोई आम बातें नहीं बताऊंगा जो सब बताते हैं कि मुझे फला एकेडमिक अकम्पलिशमेंट हासिल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हाँ, एक चीज़ है जो जिसने मेरे कैरियर में और मेरी शख्सियत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया, वो ये कि जब मैं वहाँ गया तो मेरी एक और सोच थी जो कि रीजनलिस्टिक सोच थी। यानी कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हिंदुस्तान इंडिया नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर और अगर आप रंगून तक चले जाएं तो हिंदुस्तान है रीजन। तो ये रीजन जो है इसलिए है क्योंकि हम अपनी कल्चर को काफी कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से, एक एक जैसी, तकरीबन एक जैसी कल्चर है। लिहाजा हमारे जो डेवलपमेंटल पैटर्न हैं वो भी सिमिलर है। तो एक थोड़ा सा सेंस था, एक सेंस ऑफ यूनिटी थी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सार्क सोसाइटी। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो फिर मैं वहाँ पर पहले तो सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया था, और उसके बाद में जी उसी सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट भी इलेक्ट रहा। और मैंने उसमें फिर कोशिश की कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट से मुताल्लिक कुछ काम किए जाएं, और यूनाइटेड नेशंस से जो ऑफिसर्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे इंटरनेशनल डेवलपमेंट के, उनको एक एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। ऐसे काम किए जो हमारे रीजन के पर फोकस्ड हों, और डेवलपमेंट से मुतालिक सारी बातें की। ये तो एक ऐसी बात है जो थोड़ा सा बोरिंग सी बात है, लेकिन मैंने दो एक और चीज़ें वहाँ से हासिल की। पहली बात तो ये है कि मैंने वहाँ पर जो है बोलना सीखा। आ, आ, मैं एक अजीब एटीट्यूड रखता था यहाँ यहाँ जब मैं यहाँ पर था, कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं। और हाँ, आई वुड गेट अनॉयड वेरी इजीली अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और बोले जा रहा You are है। a good listener. Yeah. I was a good listener. I would enjoy thinking. I would enjoy reading and processing information.
लेकिन बहुत ज्यादा बोलना और अपना और बहुत ज्यादा किसी और का बोलना, मैं मतलब बहुत ही ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये चीज जो है मुझे, तलवारें खिंच जाती थी। नहीं नहीं, मैं मुकाबला नहीं करता था, मैं विड्रॉ कर जाता था, लेकिन अच्छा। खामोशी से मैं अनॉयड अनॉयड हो जाता था। लेकिन जब मैं वहां गया, अच्छा मेरे जहन में एक एक खाका था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े पढ़ने वाले लोग होंगे और उनकी शख्सियत बड़ी स्टूडियस टाइप की होगी और थिंकर्स होंगे, थ्योरी बिल्डर्स हैं वहां पर। तो पता चला कि वहां पर तो सब कुछ बोलने पर डिपेंड करता है। यानी आपको नॉलेज है वो एक अलग बात है, नॉलेज तो आप गेन करें, ये तो दिस इज द बेसिक हाइजीन, लेकिन इसको प्रेजेंट करना, इसको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए आप। तो आपका टॉकेटिव होना जरूरी है। वहां जाकर मैंने ये सीखा कि बोलना आना चाहिए। ये तो भाई दाऊद फारूकी साहब आप गलत सोच रहे थे और आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं इंट्रोवर्टेड था, तो एक्सट्रावर्जन की तरफ आना शुरू किया। तो कहीं बीच में पढ़ा हूँ, अभी ठीक से नहीं सीखा है, लेकिन और आप जैसे माशाल्लाह अच्छे बोलने वालों के अगर इंटरेक्शन में रहूंगा तो कुछ सीख भी जाऊंगा। नहीं, हम लोग अ, भी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं पहले ही मुतासिर हूँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा। शुक्रिया। तो बहरहाल, तो मैंने ये सीखा कि बोलना ज़रूरी है और बोलना आना चाहिए, लेकिन रिलीवेंट हो और यूज़फुल हो और ऐसा हो जो लोगों के काम आए, लेकिन यू बिल्कुल। शुड बी एक्सप्रेसिव। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ सीखी। दूसरी चीज़ मैंने जो वहाँ पे हासिल की है वह है कुकिंग। और मैंने वहाँ पर बैचलर्स अपनी, लाइफ इंडियन जी फूड की याद इंसान से क्या क्या नहीं कराती है, माँ के हाथ का बिल्कुल, खाना इंसान से क्या क्या नहीं कराता है। बहुत कुछ। अच्छा वहाँ पर मैंने ये देखा कि इसी प्रोसेस में मैंने ये भी जाना कि जो बहुत सारे यूज फाइन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडिया के हैं, जैसे स्पाइसेस हैं, राइस है, वो इंडिया में नजर ही नहीं आते हैं कहीं। और वहाँ पर जो है वो दोज आर अवेलेबल इन अबंडेंस। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब, अच्छा वहाँ पर यूट्यूब का इस्तेमाल करना सीखा, क्योंकि जब मैं गया था 2008 में तो यहाँ पर इतनी स्पीड वगैरह नहीं थी। तो हमने सिर्फ सुना था कि यूट्यूब कोई चीज़ होती है। वहां पर मालूम हुआ कि पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, ये सब लाइफ का बहुत ही इंटीग्रेटेड अहम पार्ट हिस्सा हैं। है। जी। तो यूट्यूब पर हमने कुछ पढ़ने की भी चीज़ें सीखी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर कुकिंग की भी चीज़ें सीखी। और अपनी एक सिग्नेचर बिरयानी हमने वहाँ इन्वेंट की, जिसको जो बहुत मशहूर रही। और अ, यहाँ पर प्लीज जो है आप वो, अपना पूरी बिरयानी का लिंक शेयर करिएगा ताकि हम अपने व्यूअर्स को भेजें वो लिंक, और वो भी आपकी बिरयानी को बनाना सीखे। जी अगर कोई सीख गया तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि उसको सिर्फ उसको उसका उसको बयान करना जो है वही एक, देखिए इस बारे में मैं ज़रा अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तो बहरहाल, तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ ए टेक होम थिंग फॉर मी। और दूसरा मैंने आपसे बताया कि एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस को सीखा है। और बाकी पढ़ने तो सभी जाते हैं वहाँ, सीखने सब जाते हैं, मैंने भी सीखा। और मेरे लिए कामयाबी ये थी कि मैंने जो डिसिप्लिन वहाँ पर चूज किया था, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का, मैंने मेरे लिए खुशकिस्मती ये थी कि मैं उसी एरिया में मुझे जॉब मिली और बहुत जल्दी मिल गई, जबकि वो रिसेशन का दौर था और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो थे बहुत मुश्किल में थे। और लेकिन मुझे आसानी रही, मैं बहुत जल्दी एक थिंक टैंक सिस्टम में आ एक गया था। व्यूअर हमारे, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ फिर से, एक व्यूअर पूछ रहे हैं प्लीज डू मेंशन डिफरेंट टी ऑफर्ड बाय यू भाई। ये सॉरी चाय का से, खजाना क्या था आपका? प्लीज डू मेंशन डिफरेंट टी ऑफर्ड बाय यू। अच्छा आई चाय थिंक, कौन कौन सी आप ऑफर किया करते थे लोगों को, अपने चाय के खजाने के बारे में कुछ बताइए। जी मैं, आई आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ ए टी कनोजर, क्योंकि ओके। ये मैंने अपने फादर से सीखा था। वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे चाय के, एंड अच्छा। ही वुड ट्रैवल टू चूज एंड सेलेक्ट टीज फ्रॉम दार्जिलिंग एंड असम। तो जब मैं इंग्लैंड गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि चाय का बहुत ट्रेडिशन है। तो तरह तरह की चाय जो है वहाँ पर हुआ करती, तो 20-22 तरह की चाय मैंने इकट्ठा की। और जब हमारे पास
फूड की गैदरिंग होती थी, बिरयानी की गैदरिंग होती थी वीकेंड में। तो फिर उसके बाद ये इनमें से कोई ना कोई चाय होती थी जिससे मैं लोगों को टॉर्चर किया करता था। और ट्वाइनिंग्स कंपनी की ऐसा एक रेंज। जी जी। अच्छा, ऐसा कहा विल जाता है, मैं बस ऐसे ही बता रही थी, कुछ आ गया मेरे जहन में थॉट कि हम लोग अपने माँ बाप की ही जिंदगी जी रहे हैं रिपीट मोड में। तो आपने जी बोला जी कि आपके अब्बू को चाय का बहुत शौक था, वो जगह जगह जाके चाय ढूंढते थे, और वो चीज आपने भी आगे जब आप लंदन गए तो वो था जी आपके, सो यू वर एक्चुअली लिविंग योर फादर्स लाइफ। जी। बिकॉज आई कंटिन्यूसली मिस हिम, बिकॉज मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं उनसे सीख सकता था और सीखना चाहिए थी, ही वॉज ए बैंक ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। तो जब वक्त आया तो मैं उनसे नहीं हासिल कर पाया, तो जाहिर है वो कमी महसूस होती है। और फिर वो कहीं ना कहीं मैं पूरी कर, लेकिन जो एफर्ट उन्होंने की वो मुझे करनी नहीं पड़ी, क्योंकि इंग्लैंड में चाय बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत ही फाइन चीज। देखिए, इंडिया में मैंने इंडिया की दार्जिलिंग चाय का मजा लिया, और उसी चाय का मजा मैंने लंदन में भी लिया। लेकिन इंडिया से गई हुई जो दार्जिलिंग चाय है, जो लंदन में मिलती है, वो आपको इंडिया में महसूस मिलती ही नहीं। यानी कि जो ग्रीन लेबल है, जिसको आप दार्जिलिंग चाय कहते हैं, वो स्टैंड्स नथिंग बिफोर दैट टी। तो अजीब बात है कि वो चीज़ें हमें हासिल नहीं हो पाती जो हमारी हैं। देश की है। और जी जी, हमारे मुल्क की, हमारे देश की चीज़ें जो हैं वो यहाँ नहीं मिलती, बाहर मिल जाती हैं। और मैं ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही है, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप बाहर के मुल्क में खड़े हैं, आजकल इंडिया में लोग अपना कल्चर छोड़कर बाहर के तरीकों को इमिटेट करते हैं, लेकिन जो बाहरी मुल्क है, स्पेशली ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज, वो आज भी अपने कल्चर्स को प्रिजर्व करने में लगे हैं। इस मानसिकता के पीछे आपको क्या वजह लगती है? मुझे मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आ रहा है, अगर आप कहें तो सुनाऊं। बेशक बेशक बेशक। उसका मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। जित ढूंढा तित पाइया, गहरे पानी पैठ। जित ढूंढा तित पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरी बूढ़न गई, गई किनारे बैठ। अब इंग्लिश में सुन लीजिए। एरर्स लाइक स्ट्रॉज ऑन द सरफेस फ्लो, वन हु इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ मस्ट डाइव बिलो। हमारे साथ प्रॉब्लम जो है वो सिंथेसिस हम की है। ऊपरी हम सतह में तैर रहे हैं, हम गहराई में जाना ही पसंद नहीं करते। जी, हम हम जानना बस नहीं चाहते हैं कि हमारा, किनारे पर। हमारे कल्चर जी की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है और कितना खूबसूरत है। हम जी उससे जी। भागने लगे हैं क्योंकि हम ऊपरी सतह पे तैर रहे हैं, हमें जो नहीं ग्लैमर नहीं। दिखता है वेस्टर्न कल्चर का, चीजें। जी, आप भागने बताइए, आप भागने बताइए। नहीं लगे हैं, भागने नहीं लगे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। डुबकी नहीं लगा रहे हैं, गोता नहीं लगा रहे हैं, किनारे पे गोता नहीं बैठकर लगा ही। रहे, गोता नहीं लगा रहे, यू हैव टू जी डाइव डीप टू हाँ एक्सपीरियंस दैट। हाँ। एब्सोल्युटली। किनारे पर बैठकर ये कह रहे हैं कि अरे ये सरफेस पर जो कूड़ा बह रहा है, कितनी गंदगी है देखिए। तो बिल्कुल। वी हैव टू डाइव डीप बेसिकली। आपकी बात सही है कि दूसरे मुल्क अपने कल्चर को बचा रहे हैं। हमारा कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है इसको। और बहुत सारे जो बाहर के कल्चर हैं दूसरे मुल्कों के, उन्होंने बहुत कुछ हमारे मुल्क से हासिल किया है। बेशक। बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे, लेकिन हमें उसका भी रियलाइजेशन नहीं है। तो बात ये नहीं है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि हम अपने कल्चर को पहचान नहीं रहे हैं, उसकी अहमियत को। कभी कोई बरसों के बाद कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई नई रिसर्च फाइंडिंग्स आ जाती हैं जो ये बताती हैं कि जो हमारे कल्चर में है वो कितना इम्पोर्टेंट है, प्रीवेलेंट है। अब हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो एंशंट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने कितनी बड़ी, जैसे आप बात करें टर्मरिक की, टर्मरिक जो है वो मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ हमेशा से यूज हो रही है। बाहर के मुल्कों ने उसको पेटेंट कराने की कोशिश की, चलिए हमने वक्त से उस पर रोक लगा दी या कुछ अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर दिया। लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है वो कौन सा प्रोसेस था, कौन से तरीके थे जिससे हमारे बुजुर्गों को पता चला कि इसकी अहमियत क्या है। तो बिल्कुल। बेसिकली बेसिकली हमें अपने ही कल्चर से पहले फैसिनेट होने की जरूरत है, इससे इम्प्रेस होने की जरूरत है। जी, बिल्कुल। इम्प्रेस होने की जरूरत है, फिर ये खुद ही प्रिजर्व हो जाएगी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। दाऊद जी, मैं आपसे एक अगला सवाल जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, आपने बताया था कि बाहर के मुल्कों में आइडियाज की बहुत कीमत होती है। ऐसा क्या हुआ जो आपकी सोच बदली, ये हुई कि बाहर बहुत कीमत है आइडियाज की जितनी की हमारे मुल्क में नहीं है? देखिए, जब मैं स्टूडेंट था और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर जो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के जो एग्जांपल्स दिए जाते थे, वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज की दिए जाते थे। और वहीं पर मुझे ये भी समझ में आया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसीलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि उनके यहाँ जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग है वो साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। फिर मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि ये इतना पुराना तो सिस्टम हो चुका है, 20 या 25 साल पुराना, कि हमारे मुल्क में आ जाना चाहिए था, इंडिया में। लेकिन क्यों नहीं आया, ये ख्याल आया मेरे जहन में। जब मैं अपनी जॉब में आ गया तो ये आइडिया मेरे जहन में रहा लगातार। फिर अच्छा, जब मैं अपनी जॉब में था तो वहाँ पर ज़रूरत थी कि जो पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैं बिल्स के ऊपर, इनको मैं अटेंड करूँ। तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हमको हमको जो है वो विजिटर पास मिलता था। तो वहाँ जाके डिस्कशंस वगैरह को हम रिकॉर्ड करते थे, नोट करते थे। तो इस तरह से वहाँ के जो पार्लियामेंट्री सर्कल्स हैं उसमें कभी कभी एक आध बार इनविटेशन भी मिला किसी पार्टीज में जाने का, जो एमपीज वगैरह देते रहते हैं। तो वहीं पर कुछ लोगों से जब मैंने अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया तो मैंने उनसे बात की कि मैं ये चाहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज, मैंने इंडिया को फोकस सिर्फ नहीं किया। आई डिडंट वांट अपीयर टू बी ए टोटली सेल्फिश पर्सन। तो मैंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का जो है वो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर भी आने चाहिए। और अगर किसी तरह के ट्वीक्स की ज़रूरत है या तो उनको भी हम लोग जो हैं वो यहाँ इंट्रोड्यूस करें। तो इस बारे में मुझे जो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। वो बड़े सीनियर लोग थे, कोई एचएम ट्रेजरी में था, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, लेकिन उन्होंने दे नेवर लुक्ड डाउन अपॉन मी एज ए यंग प्रोफेशनल और एज एन एशियन व्हाटएवर। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया और मेरे इस आइडिया को रिफाइन करने में मदद की और वक्त पर उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया। और उसी की मदद से फिर मैंने जो वहाँ पर जो रिसर्च थिंक टैंक है, ऑक्सफोर्ड एविडेंस एंड इंटरवेंशंस, उसकी शुरुआत की। तो जब उसको हमने रजिस्टर कराया एज ए कंपनी, क्योंकि वहाँ पर जो चैरिटीज़ हैं वो भी शुरुआत में कंपनी की तरह रजिस्टर होती, वो तो ये रजिस्टर हुई इंग्लैंड एंड वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स में। जी, जी, मैं आपसे ये बात एक जानना चाहूंगी, मैं फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑक्सफोर्ड बेस्ड थिंक टैंक, इसके बारे में आप बता रहे हैं, ऑक्सफोर्ड एविडेंस एंड इंटरवेंशंस, ऑक्सविल। क्या उद्देश्य है इस थिंक टैंक का? मतलब क्या सोच के आपने इसका फॉर्मेशन किया? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने वहाँ पर ये गौर किया कि जो जो फाइन कंसल्टेंट्स हैं, यानी कि प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के, वो अगर इंग्लैंड से बाहर काम करना चाहते हैं या अपने मुल्क से बाहर काम करना चाहते हैं तो ज़्यादातर वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं जाकर। और वो ये समझते हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज में डिसेमिनेट होती है। मेरा आइडिया ये था कि इन इन एक्सपर्टीज की डिसेमिनेशन डायरेक्ट होनी चाहिए। और हमने जो ये इस्टेब्लिश की ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सविन के नाम से, इसका मकसद ये था कि जो वहाँ की जो कंसल्टेंसी रिसोर्सेज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका डिसेमिनेशन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में करें और ज़्यादा ज़्यादा फोकस इंडिया की तरफ हो।
और यही मकसद था। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हमने वहाँ इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर एक प्रो डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसीज चलती हैं, जो DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, वो काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करता है। तो इनके साथ जुड़कर हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त मेरे पास ये हिम्मत या यूं कहिए विजन नहीं था कि मैं वहाँ सब कुछ छोड़ कर आऊँ और इंडिया में आकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, और यहाँ पर वो रिसोर्सेज मौजूद भी नहीं थे। तो मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करके रिसोर्सेज को एक जगह लाने में और उनके अंदर एक पॉजिटिव आइडिया डेवलप करने में मदद मिली। तो जब मैं कुछ अरसा गुजर गया, कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ काम हो गया, तो फिर मुझे ये लगा कि मैं अगर अब जो हूँ इंडिया जाऊँ तो मेरा वो ख्वाब पूरा हो सकता है कि ये काम जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का है ये इंडिया में डायरेक्टली लॉन्च किया जा सकता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही था कि मैं इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करूं। तो फिर उसी ऑक्सफोर्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक रेप्लिकेशन जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। FEDI, FEDI, फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसके ये तहत क्या काम हो रहा है, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में दाऊद जी, कि इसके तहत आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का, फेडी का? देखिए, फेडी का जो विजन और मिशन है वो वही है जो ऑक्सफेन का है, और उसका मकसद ये है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग में प्रिसीजन लेके आए, साइंटिफिक प्रिसीजन लेके आए। हमारे यहाँ जो जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक अजीब सा पैराडॉक्स है कि जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक वर्क है, वो इंडिपेंडेंट वर्क बन के रह गया है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो रिसर्चेस को फंड करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या एकेडमिशियंस जो हैं वो रिसर्च करेंगे, और ये रिसर्च ये एक एक हवाई ख्याल है कि ये रिसर्च जो है वो इट विल सी द ग्राउंड, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टू द पॉपुलेशन। लेकिन होता क्या है कि जब रिसर्चेस पब्लिश हो जाती हैं, एकेडमिशियन का काम खत्म हो जाता है। एकेडमिशियन का काम, रिसर्चर का काम इतना है कि वो एक रिसर्च करे, फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करे और वो पब्लिश करवा दे। अब बाकी आगे का काम जो है वो पॉलिसी मेकर्स का है, गवर्नमेंट का है कि वो उन रिसर्चेस को इस्तेमाल करे। यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है कि जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, they don't understand the language, they don't understand the presentation of academicians and scientists. ये लैंग्वेज अलग है, और जो लैंग्वेज वो समझते हैं वो लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पर एक ब्रिज की जरूरत है, एक ऐसे डिसिप्लिन की जरूरत है जो एकेडमिक रिसर्च को जो है प्रोसेस करे, उसमें से जो बेस्ट रिसर्च है, जो जिसका इम्पैक्ट सही है, उसको चूज करे, उसको पॉलिसी वर्दी जो भी रिसर्च है उसको तलाश करे, फिर उसको इस लैंग्वेज में पॉलिसी मेकर्स के सामने प्रेजेंट करे जिसको वो समझते हो और जिसका वो सही इस्तेमाल कर पाए। तब जाकर वो रिसर्च जो है एक सही शक्ल और इस्तेमाल के लायक बनती है। जो मैंने आपसे पहले मेंशन किया था कि मैं WHO में गया और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बात की, तो मैं उनसे यही पूछा था कि मैं चाइल्ड अब्यूज पर रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मेरी रिसर्च को एक पॉलिसी फेस मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाएं? क्योंकि जब मैं अपने रिस्पोंडेंट्स को, बच्चों का इंटरव्यू लेता था, तो वो ये पूछा करते थे कि मैं आपको इंटरव्यू दूं कि अब्यूज हुआ तो कैसे हुआ और फिर मोरल्स, तो इसका मुझे फायदा क्या होगा? तो मैं उनसे ये कहा करता था कि इससे आप जैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट काम करेगी इसकी मदद से। लेकिन दिल में ये एक मैं गिल्टी कॉन्शियस रहता था कि मैं इनसे जो वायदा किया है, जो बात कही है, वो खाली सी है, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
तो जब मैंने वहां पे बात की तो उन लोगों ने बताया कि देखिए ये आइडिया जो है इसको प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन तभी दिया जा सकता है जब उसको एक सही से प्रोसेस किया जाए, और उसके लिए फिर मुझे उन्होंने सजेशन दिया कि आप एविडेंस बेस्ड स्टडीज करें, और फिर मैंने इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड जाना मैंने चूज किया। तो जी, ये एक चैनल रहा, एक पैथवे रहा, जिस तरह से मैं यहाँ आगे आया हूँ। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो फेडी है, ये इसके दो सेक्शंस हैं, यानी कि ये अपने आप में एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके दो डिपार्टमेंट हैं, एक है रिसर्च सेंटर जिसका नाम है सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्रैक्टिस एंड इंटरवेंशंस। ये जो भी रिसर्चेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इसको करके और ऐसी रिसर्चेज करता है जिसको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सके। यानी कि फेडी का जो मकसद है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉलिसी पार्टी से मतलब नहीं, कोई भी जो भी गवर्नमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि डेवलपमेंट को रियलाइज करना अपने अपने तरीकों से। तो हम लोगों का काम ये है कि कुछ ऐसा करें जो गवर्नमेंट के काम आए, उनके उनके लिए आसानी पैदा हो डिसीजन मेकिंग में। दूसरा जो सेक्शन है वो पब्लिकेशन डिवीजन। पब्लिकेशन डिवीजन में जो पब्लिकेशंस हो रहे हैं, बुक्स पब्लिश हो रही हैं, वो भी एविडेंस बेस्ड अप्रोच को और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हो रही है, ताकि लोगों में एक साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को लेकर एक पॉजिटिव आइडिया डेवलप हो। तो इस वक्त यही काम हो रहा है, और होपफुली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं इनके, होपफुली वो अचीव हो, हमारी ये कोशिश बहुत है। अहम काम हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या सोचते हैं इंडिया में, आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं कि किस लेवल तक अभी काम चल रहा है, और आर यू हैप्पी विद जो तरह जिस तरह से आपने काम ऑक्सफोर्ड में किया रहकर जिस तरह से आप इंडिया में कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है और व्हाट डू यू थिंक अबाउट देखिए यहाँ क्योंकि एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है वो टू वे अप्रोच है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। तो मेरा जो एक्सिस ऑफ थॉट्स है वो भी इसी तरह से मूव करता रहता है। मुझे कई बार मौका मिला टॉप ब्यूरोक्रेट से बात करने का और ये पूछने का कि क्या एविडेंस बेस्ड अप्रोच यहाँ काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अगर अभी तक नहीं कर पा रही है तो क्यों नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए। बहुतों ने बताया कि सिस्टम में शामिल है लेकिन ठीक से अभी उसको मौका नहीं मिला है, और उसके बहुत सारे बैरियर्स हैं, बताया अभी वक्त नहीं इतना सब शेयर करने का। और लेकिन जो निचले लेवल की थिंकिंग है उस पर भी ध्यान लगातार जाता रहता है। जैसे अगर आप गौर करें तो आपके आसपास पॉलिसी एक्शंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रोड पर जाइए तो आपको पहले तो आपको ख्याल ये आना चाहिए कि जो इंडिया की जो रोड, किसी भी मुल्क की जो रोड्स हैं वो उस कंट्री का ड्राइंग रूम होती हैं, लोग वहीं पर मिलते हैं आके एक दूसरे से। अब वो कैसे मिल रहे हैं, उनका क्या टेम्परामेंट है, क्या वो एक दूसरे से रोड रेज के फॉर्म में मिल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहे हैं, या क्या तरीका है, कंपटीशन को शो कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग बहुत स्पीड से चलाते हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं बहुत तेज़ी से बाइक चला रहे हैं और थोड़ी दूर पे आगे जाकर वो किसी पान की दुकान पे खड़े हो गए और वहाँ पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो जो वक्त उन्होंने तेज कार बाइक चलाकर बचाया वो वहाँ जाके बर्बाद कर रहे हैं, तो इट वॉज ऑफ नो यूज। अक्सर आपने देखा होगा कि उनका जो हाथ है वो लगातार हॉर्न पर रहता है, खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं, compete कर रहे हैं एक दूसरे से। कुछ अजीब अनारकी सी नजर आती है सड़क के ऊपर। ये यहाँ पर आपकी पॉलिसी थिंकिंग एक्शन में आना बहुत जरूरी है। अगर गौर किया जाए तो बहुत बड़ा मोर्टेलिटी रेट जो है वो रोड एक्सीडेंट्स और अनसेफ ड्राइविंग की वजह से है। उसके अलावा जो सोसाइटी की जो इंटीग्रिटी है वो हमारी रोड्स पर नजर आती है कि कितनी इंटीग्रेटेड या डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी है। मैं यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज का फॉलोअर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा
प्रेज नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे फिर हमें ये लगने लगता है कि हम वहाँ के भक्त हो गए हैं। लेकिन एक चीज के बारे में मैं जरूर कहूंगा, वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं देते, और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर नहीं, ड्राइविंग एग्जामिनर्स जिनको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो बड़े उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पाई जाती है। मेरे ख्याल से खुसूसन ऐसे लोग चूज किए जाते हैं जो कि किसी तरह का भी करप्शन ना होने दें, और किसी भी ऐसे शख्स को वो ड्राइविंग की इजाज़त नहीं देते हैं, ड्राइविंग में पास नहीं करते हैं, जो अभी तैयार नहीं हुआ है ड्राइविंग के लिए। और ड्राइविंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ड्राइविंग करना आती हो, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है, और आपका जो सबमिशन टू द रूल्स है, रोड रूल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप अगर इस चीज़ को अचीव कर लें, और इसको अचीव करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लाइसेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रिक्ट करें, और सारे लाइसेंसेस जो है वो तभी दिए जाएं जब आपका जो एग्जामिनर है वो उनसे सेटिस्फाइड हो, और एग्जामिनर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और किसी भी सूरत में जो है वो पास ना करे जब तक कि वो उस लायक ना हो जैसा कि उनको होना चाहिए, जो क्राइटेरिया हो। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि लोग जो है वो नॉइज पोल्यूशन को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं। अब अजीब ट्रेडिशन हो गया है जो जो लिविंग पॉकेट्स हैं, जो साइलेंट जोन हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए कि बेगर्स और फ्रूट वेंडर्स या सब्जी वेंडर्स जो हैं, उन्होंने माइक लगा रखे हैं अपनी गाड़ियों पर, और उनके लिए कन्वीनियंट हो गया, उनको आवाज़ नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग घरों में हैं, बीमार हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या जैसे भी जिनको सुकून की ज़रूरत है, उनको नॉइज़ पोल्यूशन परोसा जा रहा है लगातार। मैंने इस बारे में कई बार लिखा भी, एक रिसर्च भी हमारे सेंटर ने की है इस पर। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ब्रेन ट्यूमर का एक नॉन रीज़न है। इसी तरह से और भी परेशानियां, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये भी एक पॉलिसी इशू है जिस पर गौर किया जाना ज़रूरी है कि रेजिडेंशियल एरियाज में या साइलेंट जोन्स में जो है वो मंडी ना बनाएं आप, या शोर शराबे ना करें, और अगर आपको आवाज़ लगानी है तो माइक का इस्तेमाल ना करें। ये छोटी मोटी बातें नहीं है या रोज़मर्रा की बातें नहीं है, ये बहुत अहम इश्यूज हैं, और जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये छोटे मोटे इश्यूज नहीं होते हैं। इनको वो प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए इस छोटी मोटी पार्टिसिपेशंस जो है वो लोकल पार्टिसिपेशन की वो ज़रूरत होती है। तो मेरा जहन जो है वो इन पॉलिसी इश्यूज की तरफ भी रहता है जो कि बॉटम टू अप हैं, और टॉप टू बॉटम। बहुत अहम बातें बताई आपने, और एक बहुत ही ज्यादा इत्तेफाक की बात कहूँ या फिर कहूँ कि शायद आज का पूरा जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक का वो ऑनेस्टी से शुरू, ऑनेस्टी पे ही खत्म हुआ। वी डिस्कस्ड ऑनेस्टी, हमने आपके काजी खानदान की बात करी, फिर हमने आपकी बात करी, फिर हमने आपके चाइल्डहुड की बात करी, फिर हमने ऑनेस्टी की बात करी चाइल्ड अब्यूज के अंदर, फिर हमने आगे जब आए तो हमने आज ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलना चाहिए है, ऑनेस्टी कितनी जरूरी है लोगों में। तो शायद सोसाइटी हमारी डिसऑनेस्टी की तरफ काफी मूव हो रही है। वी शुड रियली वर्क ऑन दैट, वी शुड बिकम ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स एंड टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही कहा आपने। तो अब जैसे कि हमारे पास वक्त कुछ कम है, और मैं चाहूंगी कि आप एक खास मैसेज जो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे वो दे दीजिए। देखिए, आप चूंकि शुरुआत आपने इकबाल के शेर से की थी, तो मैं भी अपनी बात इकबाल के शेर पे ही लाता हूँ और अपना आखिरी मैसेज दूंगा। इकबाल का एक शेर मैं पेश करना चाह रहा हूँ, और फिर मैं उसका ट्रांसलेशन भी दूंगा। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल ना हो जाए।
और इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं है कि स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज tremble in fear that the man who was once pushed out of heavens will rise high, will become an icon, and will shine unparalleled. क्या बात मेरा कहने का मकसद, जो मेरा जो मैसेज है वो ये है है। कि हमारी जो हम सबकी ज़िंदगी, चाहे वो हम छोटी ज़िंदगी जिए, बड़ी ज़िंदगी जिए, बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिए या कम रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिए, हमारे सामने एक सेंस ऑफ पर्पस होना ज़रूरी है और उसको Absolutely. अकम्प्लिश करके ये महसूस करते हैं। और इसमें जो दिक्कतें हैं, अगर आपके काम आसान हो गया तो आप समझ लीजिए कि कुछ कमी रह गई है। जो मैंने अभी आपसे बात कही कि अगर आप शेयर के ज़रिए जो बात कही कि अगर आपके सामने सारी आसानियाँ हैं तो भी चाँद तारे आपकी मुखालफत करेंगे। बिल्कुल, आपकी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो हाई राइज करना जो है वो एक मुश्किल काम है। अगर आपका आसानी से राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे। तो हमें अपने चैलेंजेस को फोकस में रखते हुए और उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि इन कोशिशों से हमारी आसपास की सोसाइटी को तरक्की मिले और लोगों को खुशी मिले। ये मेरा बेशक, बेशक। आज का मैसेज है। आपके एक व्यूअर जो है वो बोल रहे हैं कि वी स्पेंट वंडरफुल टाइम, बस ये दिल चाहता है कि दाऊद भाई को सुनते रहे। बहुत तो हम शुक्रिया। इस व्यूअर से माफी मांगेंगे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और जाते जाते मैं आपके इल्म पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, इजाजत है? बिल्कुल। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब जरा जाने से पहले मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं जल्दी से, बेशक, बेशक। उसके बाद फिर ये बात खत्म होगी कि यूं तो हैं जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे, यूं तो हैं जमाने में सुखनवर बहुत अच्छे, बहुत। कहते हैं कि शहर का है अंदाज़े इंटरव्यू कुछ और। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया दाऊद भाई, शुक्रिया। जी। तो तो इसी के साथ हम अपनी बातों का सिलसिला आज खत्म करेंगे। बहुत और शुक्रिया मुझे ये बहुत मौका देने का। खुशी, जी। बेशक बहुत हमें खुशी महसूस हुई कि आप नर्चर लाइफ टॉक्स पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। और आपने आज इतने सारे लोगों तक इतनी खास बातें पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। नर्चर लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिशन लेके चले हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक शुक्रिया। यू वेरी मच। तो दोस्तों, हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने एक नए खास मेहमान के साथ। हम शुक्रगुजार हैं हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स की। और आप लोग ये सारी बातें अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने घर वालों तक पहुंचाइए। क्या पता किसी की मुश्किल आसान हो, क्या पता किसी का सफर आसान बन जाए, खूबसूरत बन जाए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेती हूँ। अलविदा। साइनिंग ऑफ।